शौक या अपने हवाले से डायरी के हद तक या इस तरह से, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आर्ट्स की दूसरी चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे कौन सा ऐसा बच्चा है कि जिसने कभी भी ड्राइंग नहीं की होगी अपने बचपन में, अपने घर में बैठे हुए, अपने नोटबुक के ऊपर, स्कूल के अंदर। कौन सा ऐसा शख्स होगा कि जिसने कभी गाना नहीं गाया होगा, जिसे हम बाथरूम सिंगर कहते हैं, उस हवाले से गुनगुनाने के अंदाज से, बैठे बैठे अकेले या किसी को सुनाने के हवाले से। तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक बहुत बड़े सिंगर बन जाएं। हम अपने तौर पे हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। हम बहुत बड़े पेंटर बन जाएं ये जरूरी नहीं। और हम लेकिन पेंटिंग भी करते हैं। आप कभी कभार आपके हाथ में कागज कलम हो तो आप कुछ ना कुछ गैर इरादी तौर पे बना बैठते हैं। तो उसी तरीके से शायरी भी है कि जरूरी नहीं है कि इसमें नाम पैदा किया जाए या इसमें नाम पैदा हो जाए, लेकिन ये जरूर है कि आप शायरी अपने तौर पे कभी न कभी किसी न किसी हवाले से जरूर कर लेते हैं, कर बैठते हैं, कर जाते हैं, हो जाती है आपसे। यानी वो चाहे टूटे फूटे अल्फाज के तौर पे हो, बहुत ज्यादा पुख्ता ना हो, तो इससे इसका ताल्लुक नहीं, लेकिन जरूर करते हैं। लिहाजा इस शायरी को भी एक आम जरिया इजहार समझना चाहिए आर्ट्स के दूसरे हवालों की तरह से। ये हर एक का हक भी है कि वो करे, और ये भी कि उसे इस चीज के मौके दिए जाएं। लिहाजा कोई एक शख्स की जो अच्छी शायरी कर सकता है वो इस वजह से कि उसे हालात मुयस्सर नहीं आते और वो नहीं कर पाता है आखिर तक, तो ये एक बदकिस्मती हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कैसे होता है कि जब आपको असातिज़ा मुयस्सर नहीं होते, आपके पास कोई एकेडमी नहीं है इस हवाले से, तो इस बात की इस जरूरत को महसूस जो आपने किया है होनी चाहिए। और लोगों को सिखाने के हवाले से आपके पास टीचर होने चाहिए और जगह होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और लेकिन ये कि इस हवाले से मैं कंजूसी महसूस करता हूँ। बाज असातिज़ा की जो इस काबिल भी होते हैं कि जो सिखा सकते हैं वो नहीं सिखाते हैं। इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि अगर इसको ना भी बताऊं तो पता चल जाएगी कि अगर आप अपना हुनर या अपना फन दूसरे तक मुंतकिल नहीं करना चाहते तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है। तो इसे ये हम तमाम लोग जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सिखाने के मामले में तो ये तो हमारा दीनी फरीजा भी है। आपको पता है कि इल्म को सीखने और इल्म को सिखाने के लिए जितना हमारे दीन में इसरार किया गया है, और वो तो कहीं पे भी शायद ना हो, तो लिहाजा ऐसा होना नहीं चाहिए जो हो रहा है। और एकेडमी के हवाले से और सिखाने के हवाले से ज्यादा सयाख्तिल होना चाहिए, खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस वक्त के जो आपके साथ के जो शायर हैं, जितने लोग मैंने देखा है बाकायदा ग्रुप्स की शक्ल में आप लोगों को अक्सर नजर आ रहे होते हैं, एक दूसरे को भी शायरी सुना रहे होते हैं, तो आपको खुद कौन बहुत अच्छा लगता है अपने अलावा? मेरे दोस्त जिनका आपने जिक्र किया कि हम आमतौर पर शायरी सुनते सुनाते रहते हैं, असल में वो वाकया ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है। वो असल में हम एक आध बार मिले दोस्त, और उनके साथ बैठ के वो चंद एक वीडियो क्लिप्स बन गए, तो ऐसा महसूस होता है वो शायद कि हम अक्सर औकात मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है। जिसका आपने जिक्र किया, हम दुबई में मौजूद थे। एक बहुत अच्छा अंदाज़े बयां और के हवाले से प्रोग्राम करते हैं रिहान सिद्दीकी भाई, और शाजिया के दवाई आप भी हैं, वो ये प्रोग्राम करते हैं। तो उनकी इस प्रोग्राम पे हम मौजूद थे, और वहाँ पे 6-7 दोस्त जो करीब करीब हम उम्र हैं और अच्छे दोस्त हैं, वो मिल बैठे थे। और चंद एक वहाँ पे मूवी क्लिप्स बन गए, जो कि वक्तन चूंकि पोस्ट में आते रहते हैं या होते रहते हैं, तो ऐसा आपको शायद लगता हो या दोस्तों को लगता हो कि हमारी मुलाकातें रहती हैं। तो ये सिलसिला था। उमैर नजमी बहुत अच्छा लिखते हैं, रहमान फारिस थे, बहुत अच्छा लिखते हैं। साथ ही हमारे अली दरियून थे, हाफी थे, जवाद थे और अम्मार थे। तो ये अमरीन थी, ये आयशा थी। तो ये बहुत अच्छा दोस्त लिखते हैं। मैं सब इन दोस्तों को पसंद करता हूँ। सही, सबको मतलब इनके अलावा भी जिनसे मुलाकात नहीं हुई है, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं माशाल्लाह। सही। अच्छा, गुलाम अब्बास पठान का आपके लिए मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहते हैं। आप कहते हैं कि आपने तो राहत अंदूरी साहब की याद दिला दी, वही अंदाज है आपका। जी बिल्कुल, अगर उन्हें इस हवाले से उनकी याद आई तो मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि अगर वो ऐसा कहते हैं। और लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तो खैर उस्ताद शायर थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे।
और जन्नत में जगह दे। उनकी वफात एक बड़ा सानेहा है। बहुत खूब लिखते थे और उनकी शायरी यकीनन जिंदा रहेगी और याद रखी जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास एक आपके लिए वॉइस नोट है, तो ये मैं आपके लिए प्ले करना चाहूंगी। हमारे लिसनर्स ने से अभी सेंड किया है किसी ने। गुड आफ्टरनून और खुश आमदीद आज के मेहमान की। इनके इंटरव्यू से एक बात जाहिर होके आई है कि इंसान जैसा भी हो, शायर हो या किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, तो उसे ज़रूरी नहीं कि वो ज़रूरी उस शायर की हाई क्लास पे चला जाए या वही उसका काम या उसकी शायरी उसी वक्त काबिल कबूल है जब वो किसी बहुत बड़े मकाम पर हो तो फिर उसे एक्सेप्ट किया जाए, या कोई मुसव्वर है बहुत ही आला किस्म की पेंटिंग ड्रा करे या बनाए तो उसी वक्त उसका काम लोगों को मेयार पे पूरा उतरे। यानी आपकी बातों से ये लगा है कि एक आम तबका, एक आम रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने वाले लोग जो छोटी मोटा ख्याल या जो उनके अंदर सलाहियतें हैं, अगर वो किसी कम लेवल पे भी हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और उन्हें उसी लेवल पे रख के उसे उन्हें पूरा करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर चीज की एक आला मुकाम ही हो तो वो पेश कर सके। तो ये अच्छी बात है कि आम पब्लिक, आम तबका जो है, अगर वो कोई मामूली सी चीज पे भी अगर वो अपना इख्तियार रखता है या वो पेश कर सकता है तो उसे पेश कर देना चाहिए, ये ख्याल ना करते हुए कि लाजमी तौर पे कोई उसकी बहुत बड़ी अप्रोच हो या क्लास हो या वो उस चीज पे पूरा उतरे ही फिर ही वो उसे नशर करे या लोगों को पेश करे। सो इट इज वेरी गुड एंड इट्स वंडरफुल ऑब्जर्व। राइट, मेरा ख्याल है वो जो एक होता है ना, ये बड़े गहरे गहरे लोग फलसफे बयान करते हैं जो बहुत ही दकीक किस्म की बातें होती हैं, तो ये उसका हवाला दे रहे थे कि अगर ऐसा ना भी हो और वो वाले ख्यालात हों जो एक दिल से निकलें दूसरे दिल तक पहुंचे, तो वो चीज हो तो वो भी लोगों को बड़ी अट्रैक्ट करती है। जी, मेरे ख्याल में कि अपने अपने अंदाज और अपने अपने इस्तेताअत के मुताबिक हर एक को हिस्सा जरूर डालना चाहिए। वो किसी भी आर्ट की शक्ल में हो सकता है। अब हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं अपने तौर पे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि फलां सिंगर जो है ना वो बहुत अच्छा गाता है और फलां सिंगर जो है वो भी अच्छा ही गाता है और फलां सिंगर जो है वो इतना अच्छा नहीं गाता है, वगैरह वगैरह। इस तरह की क्लासिफिकेशन हम अपने तौर पे करते रहते हैं और इसकी हमेशा गुंजाइश मौजूद रहती है। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे एक भाई ने अभी कहा कि राहत इंदौरी साहब की याद दिला दी, तो ये तो खैर मैं बहुत बड़ी बात समझता हूँ। ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी तरीके से मैं उनके किसी तरीके से बराबर हूँ, लेकिन अगर मैं अपने दर्जे पे कुछ कह रहा हूँ तो मुझे इसका हक हासिल होना चाहिए। अगर आप कह रही हैं तो आपको भी हक हासिल होना चाहिए। इसे अवामी पजीराई कितनी मिलती है वो तो अवाम ने या लोगों ने जज करना है या उस अदब ने इसको तय करना है जिसमें आप ये बात कर रही हैं, या हिस्ट्री ने तय करना, तारीख ने तय करना है इस बात को। लिहाजा हमें अपनी जगह पर अपना अपना काम दयानतदारी के साथ अंजाम देते रहना चाहिए और दूसरों के रास्ते में आसानियां पैदा करनी चाहिए, ना कि रोड़े अटकाने चाहिए। राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, एक मेरे पास मौजूद है सवाल, वो ये कि आपने भी अपने घर वालों का जिक्र किया था कि आपके घर वाले भी लिखने लिखाने में दिलचस्पी रखते हैं, तो इनका ये सवाल है कि आपको अपने अलावा कौन ऐसा लगता है कि जो इतना पॉपुलर आपकी तरह हो सकता है अपनी शायरी से? कोई है आपके घर में भी इस वक्त जिसको? मेरे घर में ये जिसे कहते हैं ना, एक रुझान जरूर था और ध्यान जरूर है अदबी तौर पर, लेकिन वो इतने इस कदर संजीदा नहीं है कोई भी उनमें से कि जो मेरी तरह बाज़-औक़ात लोगों के साथ इसी हवाले से मुलाकात भी करने चला जाते हैं। जिस तरह से आपसे आपके कतर में आना हुआ या दुबई में या पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी भी और मुल्क में आना जाना होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे घर में से किसी को कोई इतने संजीदा है इस बारे में कि वो इसको इतना लेकर आगे जाएं। सही सही। अच्छा, रिशान खान बहुत ही आपकी तारीफ करें, बहुत कमाल का बोलते हैं, बहुत कमाल का लिखते हैं और ये आपसे शायरी की कुछ तालीम लेना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है आपके पास बहुत सारे इनबॉक्स में मैसेजेस आने वाले हैं इसके बाद जो बाकायदा ये सीखना चाहेंगे शायरी का फन आपसे। मैं जरूर वेलकम करता हूँ तमाम दोस्तों को, लेकिन इनसे पहले मैं एक और ये बात आपसे कह भी चुका हूँ इसी प्रोग्राम में कि आमतौर पे ऑनलाइन
या चैटिंग के साथ या मैसेजिंग के साथ या इवन ऑनलाइन से मुराद है कि कैमरा के सामने आमने सामने भी आप वो तालीम नहीं दे पाते हैं जो कि आपको किसी उस्ताद के साथ बैठने से मिलेगा। और ये मेरा अपना तजुर्बा है। मैं उस कमी को आज भी महसूस करता हूँ कि अगर मैं किसी शख्स से मिलता, किसी उस्ताद से मिलता, तो ये बहुत अच्छा होता बनिस्बत इसके कि मैंने किसी से एक दो लफ्ज पूछे और उन्होंने फिर बताए, और फिर इसके बाद ये कि लाइन डिस्कनेक्ट होगी दरमियान में क्योंकि नेटवर्क ठीक नहीं था मिसाल के तौर पे, और फिर कोई और भी मामला हो सकते हैं। तो लिहाजा रूबरू सामने आमने बैठने का जो तरीकाकार है, मैं समझता हूँ शायरी में सिर्फ और सिर्फ वो कारआमद है और कोई तरीकाकार नहीं होते। अच्छा, सही, चलें जी। अच्छा, एक जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अभी आपने थोड़ी सी कुछ बात की थी कि जिस तरह की मैं जो शायरी कर रहा हूँ उसमें मुझे लगता है कि कुछ मतलब जो हक अदा करना चाहिए मजहब का, अल्लाह का, तो उन चीज़ों का भी आपने हवाला दिया था। तो क्या उम्र के साथ साथ आपके अंदर, आपके मिजाज में जो तब्दीलियां आ रही होती हैं, जो नॉर्मली एक मुसलमान के हो रहा होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे उसके कुछ सोचने का अंदाज भी बदलता रहता है, मजहबी थोड़े से ज़्यादा होते रहते हैं, तो इसी तरह से शायरी के ऊपर भी उसका असर पड़ता है, आप महसूस करते हैं? जी बिल्कुल होता है, इस बात का असर होता है। आपके अमल में, आपके लिखने में, आपकी तबीयत में एक ठहराव आता है और आप चीज़ों को ज़्यादा समझने के काबिल होते हैं। जैसा से कि आप किसी भी सतह आपके ऊपर देखते हैं, पानी के ऊपर क्या नजर आ रहा है या पानी के अंदर क्या होगा, ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आप इस काबिल होते हैं कि उसकी गहराई में उतर के देख सकें, या अगर आप बाहर भी खड़े हैं पानी से तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पे गहराई क्या हो सकती है। और ये चीजें जो रहती हैं वो आपकी तबीयत के साथ साथ, आपकी उम्र के साथ साथ, तजुर्बे के साथ साथ बढ़ती रहती हैं और बेहतरी की तरफ जाती रहती है। उसमें मजहबी हवाला भी है। तो मैं इस चीज को शिद्दत से महसूस करता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे वालिद साहब का ये कहना मुझे कि तुम्हारा लिखने का पहला हक ये है कि तुम खुदा के लिए लिखो, और उसके बाद तुम रसूल खुदा के लिए लिखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखो। तो ये मुझे उनकी बात हमेशा याद रहती है, इसके लिए मैं कोशिश जरूर करता हूँ। लेकिन वही बात है कि मैं समझता हूँ कि जिस कदर बेहतर तौर पे मैं दूसरे मौजूआत पे बात कर सकता हूँ, उसकी तौफीक मुझे अभी तक उस हवाले से जो मुझे भी मुतमईन कर सके नहीं मिली इन मौजूआत पे बात करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरा मौला तो तभी ज्यादा खुश हो सकता है ना कि जब मैं उसके बारे में ज्यादा बात करूँ। तो आपका मतलब मुस्तकबिल में इरादा है इस तरह का, कुछ माइंड बना रहे हैं कि कुछ अल्लाह के ऊपर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी मतलब हमें कुछ इस तरह का दिखने को मिलेगा? क्योंकि वाकई मतलब ये एक जी ये बिल्कुल ऐसा होता है। और इसके अलावा ये कि मैं वक्तन फवक्तन इन चीजों के ऊपर लिखता भी हूँ, लेकिन वो ज्यादातर इंडिविजुअल शेर होते हैं। यानी एक गजल है और गजल चल रही है और उसके अंदर आप कि हाँ ये मौजू आ जाता है जिसमें खुदा ताला की तारीफ है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो जाती है। तो लेकिन ये कि एक बाकायदा तौर पे उसे जिसे कहते हैं कि एक मुकम्मल कलाम के तौर पे आप उसमें शामिल हो जाए और आप लिखने लगे, उसमें मैं अभी कमी महसूस करता हूँ। सही। अच्छा, थोड़ा सा जैसे मतलब आपको ये वाला चेंज अपने अंदर कर आना फील हुआ है, तो थोड़ा लगता है कि मतलब बाज़ औक़ात आपको ये दूसरी चीज़ों से, जैसे आप जो शायरी जिस तरह का आपका अंदाज है जो आप कर रहे थे, उससे थोड़ा सा कुछ नहीं मूड होता कि अब मैं ये काम करूं, और थोड़ा सा कुछ माइंड चेंज इस तरह का फील होता है? अगर मैं आपका सही से सवाल समझ सका हूँ तो आप ये कहना चाहती हैं कि इन ख्यालात के आने के बाद या इस चीज की महसूस कर लेने जैसे मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं जिन दिनों मतलब मुझे जरा ज्यादा खौफ खुदा होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा काम करना है, जो हम गाने लगा रहे होते हैं सब कुछ, तो मेरा वो वाला इंटरेस्ट नहीं रहता है इस काम के ऊपर। मैं मतलब मेरा होता है कि मुझे थोड़ा सा कुछ अपना थोड़ा मजहबी लिहाज से सोचना चाहिए, तो थोड़ा सी वो चीज कम हो जाती है। तो इसी तरह से जैसे आपका जो शायरी का अंदाज है, इश्क व आशिकी या फिर नेचर, इस तरह की चीजें, तो जब उस तरफ आपका ज्यादा माइंड होता है तो यहाँ वाले इस तरह के जो शेर हैं उनकी आमद चल रही होती है, आ रही होती है। मैं शायद सही तरह से बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है शायद आप समझे होंगे। देखिए, आपको किसी भी चीज के लिखने के लिए उसके माहौल में मौजूद होना पड़ता है, वो तारी कर लेना पड़ता है। यानी अगर आप आज गर्मी महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके जो अशार हो उसके अंदर उलझन का कोई पहलू हो, उनमें किसी तरह का डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन की कोई कैफियत हो। उसी तरीके से अगर आज माहौल से मतलब है कि बाहर एक ऐसा मौसम है, शायद आप बारिश
से खुश होते हैं या शायद आप ठंडी हवा से खुश होते हैं, तो आप वो जो लिखेंगे वो उसके मुताबिक आपकी तबीयत आपको कहेगी कि ऐसा करो, ऐसा लिखो, आप लिखने लगेंगे, आप बगैर इरादे के ऐसा करने लगेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब आप मजहब से दूरी के हवाले या दूरी के मौजूआत को अटैच करते हैं, तो वो कह सकते हैं कि आप एक नेगेटिव या एक दूसरा हवाला आप पे हावी होने लगता है। और अगर आप बिल्कुल उसी से उलट मजहब की तरफ या मजहब के रुझान की तरफ चले जाते हैं या मजहबी किताबों की तरफ चले जाते हैं, लिटरेचर से गुजर रहे होते हैं, तब आप उसके ऊपर ज्यादा सोचते हैं और ये दीगर ख्यालात, दीगर मौजूआत जो होते हैं वो आपके जहन में कम आते हैं। सही सही, ग्रेट, जबरदस्त। आमिर अमीर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ और मुझे इस चीज का खुद अच्छी तरीके से अंदाजा है कि जैसे एक शायरों का जो लिया जाता है ना इंटरव्यू, उसके लिए जो माहौल होना चाहिए और जिस तरह का बंदा होना चाहिए वो मैं नहीं हूँ, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि मुझे शायरी से वो वाली दिलचस्पी नहीं है। इंटरव्यू किया है आपने, बहुत उम्दगी से तमाम चीजों को बारीकी से समझते हुए पूछा भी है और आपने कई चीजों को बताया भी है। लिहाजा आप की ये बात जिसे आप कहती कि मैं पोएट्री से ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी या उस पर ज्यादा बारीकी से नजर नहीं रखती, ये मुझे बात ज्यादा दुरुस्त नजर नहीं आ रही। नहीं, मैं ऐसे ही है, लेकिन बस आपकी शायरी ने मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया कि मैंने बहुत दफा, कई दफा आपका जिक्र अपने प्रोग्राम में किया हुआ है, जबकि नॉर्मली मैं इतनी शायरी ना पढ़ती हूँ ना मुझे समझ में आती है, लेकिन आपने वाकई बहुत इंस्पायर किया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दी और मैं तो खैर देखता हूँ कि आपके प्रोफाइल में आपने बहुत उम्दा और बहुत बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू किए हैं। मैं तो हैरान रह गया कि जब आपने मुझे कॉल की, एक नाचीज और अदना सा इंसान हूँ मैं, अपनी जात में किसी काबिल भी नहीं हूँ, और लेकिन आपने मुझे इस चीज की दावत दी जिसके लिए मुझे बहुत खुशी है। नहीं, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैंने आज आपका इंटरव्यू लिया है, क्योंकि मैं इतने अरसे से, मैं आपको बता रही हूँ, जब से मैंने आपकी पहली नज़म सुनी थी उसके बाद बाकायदा बहुत सर्च करना पड़ा है आपको, उसके बाद आप मिले थे, आपका प्रोफाइल मुझे मिला था। जब से मैं मुसलसल आपकी नज़में, आपकी जो भी नई वीडियो आती है वो देखती रहती हूँ, तो मैं आपकी फैन हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ऑनर की बात है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपके लिए मेरी बहुत सी दुआएं। बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई अपनी पसंदीदा चंद अशार अगर हमें सुना दें और कुछ सुनने वालों के लिए मैसेज देना चाहें। पहले मैं मैसेज दे देता हूँ और फिर उसके बाद आपको कुछ सुना देता हूँ इख्तितामी तौर पर जी। और वो ये है कि मैसेज मेरा ये है कि आप दोस्त जो भी सुन रहे हैं मुझे, कभी भी किसी भी शख्स के लिए नफरत का पहलू दिल में न रखें। हमेशा कोशिश कीजिए कि दूसरों की गलतियों को, कोताहियों को माफ कर दें और कोशिश कीजिए कि हर रोज आप एक शख्स को, एक दुश्मन को माफ करते चले जाएं। ये मेरी एक आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप ऐसा कर सकें तो। बहुत जबरदस्त। और जहां तक आपने कहा कि कुछ सुना दूं, तो मैं आपको बिल्कुल सुना देता हूँ। बिल्कुल ताजा जो गजल है उसके चंद शेर सुना देता हूँ आपको मैं। और वो ये है कि नरगिस तुझसे आंख मिलाकर कब से है मबहूत, नरगिस तुझसे आंख मिलाकर कब से है मबहूत, तुझको उठकर देखें शीशम शमशादो शहतूत, वाह, तेरे ऊपर वाले लब पर वारी हैं पुखराज, तेरे निचले होंठ पे सदके हीरे और याकूत, जबरदस्त। हद है मेरे सामने तुझको छूने लगते हैं, बाल खुले क्यों छोड़े तूने, देख इनके करतूत, दम तावीज वजीफे चिल्ले सब हरबे बेकार, दम तावीज वजीफे चिल्ले सब हरबे बेकार, जब मेरे सर चढ़कर बोले तेरे इश्क का भूत। वाह, क्या बात है। तुझ पर नज्म लिखूंगा लेकर हाथों में पुरकार, तुझ पर नज्म लिखूंगा लेकर हाथों में पुरकार, कौसें जाविये खत मुसल्लस नुक्ते और मखरूत, वाह, नरगिस तुझसे आंख मिलाकर कब से है मबहूत, तुझको उठकर देखें शीशम शमशादो शहतूत, रेशम तेरे तन की चादर बनने को बेचैन, वाह,
देख फटाफट चांद पे बुढ़िया बैठी काते सू। वाह कमाल, तो ये इस तरह से जबरदस्त जबरदस्त, बहुत उम्दा। अच्छा, अभी मैं आपको जैसे बता रही थी ना, यहाँ पे मुशायरे बड़े होते हैं, इंशाल्लाह कोविड-19 के बाद भी कोई ना कोई मुशायरा यहाँ पे मुनक्कद होगा, लेकिन मैं अपनी कसम मुशायरे में जाने की जब ही तोड़ूंगी, आज तक नहीं गई हूँ। जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी दफा आप जब भी कदर आएंगे तो मैं जरूर वो मुशायरा अटेंड करूंगी। बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस कदरदानी का मुजाहरा किया और बताया मुझे। जरूर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और ये आफत जो खुदा ताला की एक आजमाइश है इस दुनिया पे, हम दुआ करते हैं कि वही इस उस्ताद को इस दुनिया से दूर करे और राब्ते भी पहले जैसे हों और इम्कानात और लोगों के खाने कमाने के जो वसाइल हैं दोबारा से उसी तरह से काम में आए जिस तरह से पहले थे इंशाल्लाह। बिल्कुल, और आपसे मुलाकात भी होगी और आपको मैं जहमत भी देती रहूंगी अपने प्रोग्राम में किसी न किसी हवाले से, तो जरूर हमें टाइम दीजिएगा। ये मेरे लिए खुशी का बायस होगा और मेरे लिए ये एक इनाम है और आपकी तरफ से ये कहना कि आप बुलाएंगी या आप पसंद करती हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अमीर साहब, हमें भी बहुत खुशी हुई, मैं बहुत ऑनर फील कर रही हूँ अपने आप को। इंशाल्लाह ताला फिर जरूर बात होगी, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। राइट लिस्टनर्स, हमारे साथ आमिर अमीर साहब, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी बातें, और मैंने आज इनका जो इंटरव्यू लिया है आप लोगों को तो अच्छी तरीके से अंदाजा है कि शेरो शायरी से मेरा वो वाला लगाव कभी भी नहीं रहा, लेकिन ये कि कुछ ऐसे होते हैं लोग, कुछ लोगों की शायरी ऐसी होती है जो आपको फील होती है, आपको लगता है कि ये तो हमारे अपने दिल की कुछ बातें हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का आमिर अमीर साहब का अंदाज है जो कि मुझे तो फौरन से एकदम से दिल पे लगा था जाके, और मैं आज भी बार बार सुनना इनकी शायरी को पसंद करती हूँ, बार बार सुनती हूँ उनकी जो वीडियोस लगी हुई होती हैं, और स्पेशली मतलब पढ़ना तो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से ये पढ़ते हैं उसको सुनने में एक अलग ही मजा है, तो मैं बार बार सुनती हूँ। आपको भी यकीनन अच्छा लगा होगा।